हेलो एवरीवन। आज हम अपने इस लेक्चर में स्टोरेज एंड प्राइसिंग ऑफ मटेरियल डिस्कस करेंगे। हमने अपने लास्ट लेक्चर्स में मटेरियल चैप्टर को डिस्कस किया है, जिसमें मटेरियल कंट्रोल की डिफरेंट टेक्निक्स स्टडी करी थी। मटेरियल कंट्रोल के स्कोप में हमने डिफरेंट एक्टिविटीज़ को परफॉर्म किया था, जिनमें इम्पॉर्टेंट एक्टिविटीज़ होती हैं स्टॉक लेवल का डिटरमाइन करना, मटेरियल को परचेज़ करना, मटेरियल को स्टोर करना और मटेरियल को इशू करना और मटेरियल का वेरीफाई करना। जिसमें मटेरियल को स्टोर करना और मटेरियल को किस प्राइस पर इशू करना है, ये मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न का एक इम्पॉर्टेंट टास्क होता है। मटेरियल को स्टोर करने के लिए मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न को बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स को प्रिपेयर करना होता है, जिसमें बिन कार्ड, परचेज रिक्विजिशन स्लिप और स्टोर लेजर इम्पॉर्टेंट होते हैं। हमने मटेरियल को स्टोर करने में स्टॉक लेवल का डिटरमाइन करना लास्ट वीडियो में सीख लिया है। इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, जिसमें फाइंड आउट करना था कि एक ऑर्डर का साइज़ कितना हो, इसको भी हमने लास्ट वीडियो में फाइंड आउट करना सीखा है। आज हम इसके रेस्ट पार्ट बिन कार्ड, परचेज रिक्विजिशन स्लिप और स्टोर लेजर के डॉक्यूमेंट्स की डिटेल को डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट में मटेरियल को इशू करने के लिए किस प्राइस पर मटेरियल इशू किया जाए, उसके लिए भी कुछ टेक्निक्स होती हैं, जिनमें इम्पॉर्टेंट टेक्निक्स हैं फीफो, लीफो, एवरेज प्राइस और स्टैंडर्ड प्राइस। इन टेक्निक्स के बेस पर एक स्टोर कीपर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को मटेरियल इशू करता है। इसकी भी स्टडी करेंगे। नंबर 1 इज बिन कार्ड। व्हाट इज बिन कार्ड? बिन इज a container, a drawer or a box in which the material is stored or kept. बिन एक कंटेनर है, एक बॉक्स है, एक ड्रॉअर है, जहाँ पर हम मटेरियल को स्टोर करते हैं या रखते हैं। और बिन कार्ड का अर्थ एक ऐसे कार्ड से होता है जो कि स्टोर कीपर मेंटेन करता है और उसमें रिकॉर्ड करता है कि कितना मटेरियल उसने रिसीव करा, कितना मटेरियल उसने इशू करा और कितना मटेरियल क्लोजिंग बैलेंस के फॉर्म में डे के एंड में बचा। तो bin card is a card which is maintained by the storekeeper. He records, receipts, issues and closing balance of material items in stores. It helps the storekeeper in controlling the stock position. bin card किसी भी storekeeper को अपने स्टोर में स्टॉक की पोजीशन को कंट्रोल करने में हेल्प करता है। Now see performer of the bin card कि एक मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न किस तरीके से बिन कार्ड के परफॉर्मे को मेंटेन करती है। बिन कार्ड के परफॉर्मे में हमको मटेरियल का नेम देना होता है, कोड नंबर देना होता है, स्टोर लेज़र फोलियो मेंशन करना होता है कि किस स्टोर लेज़र के पेज पर इस बिन कार्ड या इस मटेरियल की डिटेल है। बिन नंबर, कौन से बिन नंबर में ये मटेरियल रखा हुआ है, उस मटेरियल का मैक्सिमम लेवल कितना है, मिनिमम लेवल कितना है और ऑर्डरिंग लेवल कितना है। उसके बाद हम पूरे बिन कार्ड को 5 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, जिसमें डेट, रिसीप्ट, इश्यूज, बैलेंस और रिमार्क होता है। रिसीप्ट में हम बताते हैं कि कौन से चालान नंबर से हमने मटेरियल को रिसीव करा और कितनी क्वांटिटी में रिसीव करा, और इशू में बताते हैं कि हमने कितनी क्वांटिटी से रिक्विजिशन स्लिप से मटेरियल को इशू करा और कितनी क्वांटिटी में इशू करा। और साथ में ही हमको बैलेंस बताना होता है कि किस क्वांटिटी का, कितनी क्वांटिटी का मटेरियल हमारे पास एट लास्ट बचा। इसके अलावा अगर कोई रिमार्क है तो हम उसको भी मेंशन करते हैं। नेक्स्ट इज परचेज रिक्विजिशन स्लिप। परचेज रिक्विजिशन स्लिप एक ऐसी स्लिप होती है जिसकी हेल्प से ही परचेज डिपार्टमेंट मटेरियल को परचेज करता है। It is a source document from which the purchase order is prepared. ये एक सोर्स डॉक्यूमेंट है जिसकी हेल्प से परचेज ऑर्डर को प्रिपेयर किया जाता है। परचेज रिक्विजिशन स्लिप इज अ स्लिप विच कंटेन फुल डिटेल्स रिलेटिंग टू काइंड, क्वांटिटी, डेट ऑफ डिलीवरी ऑफ मटेरियल रिजर्व. So it contains
full details relating to kind, quantity and date of delivery. ये डॉक्यूमेंट मटेरियल की पूरी डिटेल रखता है कि किस तरीके का मटेरियल होना चाहिए, कितनी क्वांटिटी का रिक्वायर्ड है और कौन सी डेट में मटेरियल की डिलीवरी हुई. सो थ्रू दिस स्लिप द परचेज डिपार्टमेंट इज़ रिक्वायर्ड टू परचेज द मटेरियल इमीडिएटली. केवल परचेज डिपार्टमेंट इसी स्लिप के बेस पर मटेरियल को परचेज करता है जैसे जैसे उसकी कंसर्न में रिक्वायरमेंट होती है. ये डॉक्यूमेंट एक सोर्स है जिसमें मटेरियल को परचेज करने का ऑर्डर दिया जाता है, क्योंकि परचेज रिक्विजिशन स्लिप में मेंशन होता है कि मटेरियल किस प्रकार का कितनी क्वांटिटी में कंसर्न को रिक्वायर्ड है और किस डेट में मटेरियल की डिलीवरी हुई है. तो परचेज मैनेजर इस परचेज स्लिप के हेल्प से ही या इस परचेज स्लिप के बिहाफ पर ही मटेरियल को परचेज करता है या स्टोर में चेक करता है कि इस पर्टिकुलर मटेरियल की कितनी क्वांटिटी स्टोर में अवेलेबल है, और यदि वो क्वांटिटी स्टोर में अवेलेबल नहीं है तो इमीडिएटली उस क्वांटिटी का ऑर्डर प्लेस करता है और उस क्वांटिटी की मटेरियल की क्वांटिटी की डिलीवरी लेता है. इसका एक नमूना नीचे गिवन है. स्पेसिमेन परचेज रिक्विजिशन स्लिप का फॉर्मेट होता है नंबर, कौन से मटेरियल आपको चाहिए, किस डेट में आपने अपनी रिक्वेस्ट दी, आपको परचेज फॉर डिपार्टमेंट कौन से डिपार्टमेंट के लिए चाहिए, सीरियल नंबर, कोड नंबर, डिस्क्रिप्शन ऑफ आर्टिकल कौन से आर्टिकल की चाहिए, उसकी डिटेल, कितनी क्वांटिटी में चाहिए, और इसके अलावा कोई रिमार्क, कोई बात आपको कहनी है तो आप रिमार्क में उसको मेंशन कर देते हो. और एट लास्ट नीचे असिस्टेंट डिपार्टमेंट का साइन करता है और जो भी मैनेजर, जो भी ऑफिसर उसको अप्रूव करता है उसके नीचे साइन होते हैं, डिपार्टमेंट मेंशन होता है और वो अपनी डेजिग्नेशन को शो करता है. तो इस तरीके से हमारी परचेज रिक्विजिशन स्लिप तैयार हो जाती है, जिसके बेस पर परचेज डिपार्टमेंट उस मटेरियल को इमीडिएट स्टोर में, कंसर्न में अवेलेबल करने के लिए ऑर्डर देता है. नेक्स्ट इज स्टोर लेजर. स्टोर लेजर क्या है? स्टोर लेजर इज अ सेपरेट अकाउंट बुक इन विच ईच मटेरियल इज मेंटेन. स्टोर लेजर एक सेपरेट अकाउंट बुक होती है जिसके अंदर हर मटेरियल को प्रॉपरली मेंटेन किया जाता है, जिसे स्टोर का अकाउंटेंट मेंटेन करता है. स्टोर लेजर में प्रत्येक मटेरियल का एक सेपरेट अकाउंट मेंटेन होता है, जिसमें मटेरियल कब, कितना और किस प्राइस पर रिसीव हुआ, इशू हुआ और कितना बैलेंस उस मटेरियल का स्टोर में बच गया है प्रॉपरली रिकॉर्ड होगा. और स्टोर कीपर इन सब बातों को अपनी बुक में प्रॉपर मेंटेन करता है. स्टोर लेजर इज ए सेपरेट अकाउंट बुक इन विच ईच मटेरियल इज मेंटेन. इट प्रोवाइड्स द अमाउंट और द मनी वैल्यू ऑफ द मटेरियल अलॉन्ग विद द क्वांटिटी एंड द रेट. स्टोर लेजर में अमाउंट और रेट और क्वांटिटी तीनों चीज़ें प्रॉपरली मेंशन होती हैं, जो बिन कार्ड में नहीं होती. बिन कार्ड में हम कहीं भी रेट और अमाउंट की बात नहीं करते, जबकि स्टोर लेजर में हमारे पास रेट, अमाउंट और क्वांटिटी तीनों चीज़ें मेंशन होती हैं. इट इज़ मेंटेन आफ्टर द ट्रांजैक्शंस टेक प्लेस. स्टोर लेजर हमेशा उस समय मेंटेन होता है जब हमारा ट्रांजैक्शन हो जाता है. उसके बाद हम बताते हैं कि अब हमारे स्टोर में इतना बैलेंस रह गया, इतनी क्वांटिटी आई थी, इतनी क्वांटिटी हमने इशू कर दी और ट्रांजैक्शन के बाद हमारे स्टोर में इतना बैलेंस बचा है. नाउ सी परफॉर्मा ऑफ द स्टोर लेजर कि हम किस तरीके से स्टोर लेजर अकाउंट को मेंटेन करते हैं. सबसे पहले हम ऊपर डिस्क्रिप्शन देते हैं कि हमारे मटेरियल का क्या नाम है, आर्टिकल का क्या नाम है, उसका कोड नंबर क्या है, क्या उसकी लोकेशन है, कहाँ पर हमने उसे सप्लाई करना है, किस बिन नंबर को बिलोंग करता है, उसको फोलियो नंबर क्या है, मैक्सिमम लेवल कितना है, मिनिमम लेवल कितना है और उसका ऑर्डरिंग लेवल कितना है, और कौन से मेथड से हम अपने स्टोर से अपने मटेरियल को इशू कर रहे हैं, लीफो से, फीफो से, एवरेज प्राइस से या स्टैंडर्ड प्राइस से.
और पूरे स्टोर लेजर की बुक को हम 4 मेन पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, डेट, रिसीप्ट, इशू एंड बैलेंस, जिसमें से रिसीप्ट और इशू को और बैलेंस को हम फर्दर 3-4 कॉलम्स में डिवाइड करते हैं। डेट में हम डेट मेंशन करेंगे, उसके बाद हम रिसीप्ट में लिखेंगे कि कौन सी इनवॉइस नंबर से हमारे पास मटेरियल आया था, कितनी क्वांटिटी में आया, किस रेट से आया, इट मीन्स पर यूनिट उसका रेट कितना था और टोटल कितने अमाउंट का वो मटेरियल हमारे स्टोर में आया। और अगर हम किसी पर्टिकुलर डेट में इशू करते हैं तो डेट को हम डेट कॉलम में और इशू में बताएंगे कि कौन से नंबर का मटेरियल हमने इशू करा, कितनी क्वांटिटी में करा, किस रेट से करा और टोटल कितने अमाउंट का मटेरियल हमने इशू कर दिया। और एट लास्ट डे के एंड में बताते हैं कि हमारा बैलेंस क्या बचा, कितनी क्वांटिटी बची, किस रेट का बैलेंस हमारे स्टोर में अवेलेबल है और टोटल कितने अमाउंट का बैलेंस है। तो दिस इज़ द फॉर्मेट ऑफ द स्टोर लेजर अकाउंट। नाउ सी सम क्वेश्चंस रिलेटेड टू द स्टोर लेजर मेंटेन्ड। उससे पहले हम देखेंगे कि बिन कार्ड और स्टोर लेजर में डिफरेंस क्या है। ये आपके एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। नंबर 1, बिन कार्ड इज यूज ओनली टू रिकॉर्ड रिसीप्ट एंड इश्यूज ऑफ क्वांटिटी एंड द बैलेंस देयर इन। बिन कार्ड केवल मटेरियल की क्वांटिटी को, रिसीप्ट और इशू करने को रिकॉर्ड करता है और एट लास्ट बताता है कितना बैलेंस है, जबकि स्टोर लेजर इज यूज टू रिकॉर्ड बोथ क्वांटिटी एंड द अमाउंट ऑफ रिसीप्ट एंड इश्यूज। जबकि स्टोर लेजर रिसीप्ट और इशू की क्वांटिटी के साथ साथ उसके अमाउंट को भी मेंशन करता है। नंबर 2, इट इज़ मेंटेन बाय द स्टोर इंचार्ज और स्टोर कीपर। बिन कार्ड स्टोर इंचार्ज या स्टोर कीपर के द्वारा मेंटेन किया जाता है, जबकि स्टोर लेजर हमारा कॉस्टिंग अकाउंटिंग का डिपार्टमेंट मेंटेन करता है। नंबर 3, it is kept inside the store department and store ledger is kept outside the store department or at a place where storekeeper has no access. बिन कार्ड हमारा स्टोर डिपार्टमेंट के अंदर मेंटेन होता है, जबकि स्टोर लेजर हमारे स्टोर डिपार्टमेंट से बाहर मेंटेन होता है, जहां पर हमारे स्टोर कीपर की एक्सेस ना हो सके। Number 4, it is updated as and when received and issues are made in the store department. हमारा बिन कार्ड उस समय मेंटेन होता है, अपडेट होता है, जब हम डिपार्टमेंट में मटेरियल को रिसीप्ट या इशू करते हैं। जबकि स्टोर लेजर हमारा कब अपडेट होता है, व्हेन द कॉस्टिंग डिपार्टमेंट गेट्स द प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स फ्रॉम द रेलिवेंट डिपार्टमेंट, नॉर्मली फ्रॉम स्टोर डिपार्टमेंट। स्टोर लेजर हमारा तब मेंटेन होता है जब उसे रेलिवेंट डिपार्टमेंट से नॉर्मली सारे डॉक्यूमेंट्स रिसीव हो जाएं कि उन्होंने कौन कौन सा डॉक्यूमेंट इशू कराया है, कौन सा रिसीप्ट करा है। तो उसके बेस पर स्टोर लेजर अकाउंटेंट बैलेंस निकालता है कि स्टोर में इतना मटेरियल बैलेंस बचना चाहिए। एंड नंबर 5, ट्रांजेक्शन्स आर अपडेटेड individually because at every point of time storekeeper needs to be aware of the actual position of the stock. बिन कार्ड में स्टोर कीपर की ड्यूटी होती है कि इंडिविजुअली वो सारे मटेरियल्स के ट्रांजैक्शन को अपडेट रखे, क्योंकि उसको पता होना चाहिए हर एक पॉइंट पर कि स्टॉक की एक्चुअल पोजीशन क्या है। जबकि स्टोर लेजर is normally updated after a certain period and one entry is posted for similar items. जबकि स्टोर लेजर के अंदर हमारी वर्किंग एक सर्टेन पीरियड के बाद होती है। हम सर्टेन पीरियड के बाद उसे अपडेट करते हैं और एक एंट्री सिंपल पोस्ट करने से ही हमको पता चल जाता है कि हमारे स्टोर में से कितना स्टॉक इशू हुआ, कितना स्टॉक रिसीव्ड हुआ और एंड ऑफ द डे कितना स्टॉक हमारे पास पर्टिकुलर रेट का बचा होगा। तो दिस इज़ द डिफरेंस बिटवीन बिन कार्ड एंड स्टोर लेजर। नाउ सी प्राइसिंग ऑफ मटेरियल इशू के सम मेथड्स। नंबर 1 इज़ फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड, जिसको हम फीफो भी कहते हैं। इस टेक्निक का मेन ऑब्जेक्ट होता है कि जो मटेरियल पहले हमारे पास आया है स्टोर में से वही मटेरियल सबसे पहले इशू हो। इसलिए ये मेथड जब इकोनॉमी में प्राइसेस कम हो जाती हैं गुड्स की, उस समय के लिए सूटेबल होता है। इस मेथड की एडवांटेजेस क्या क्या हैं? इस मेथड की एडवांटेजेस हैं
सिंपल एंड इजी। ये मेथड समझने में और अप्लाई करने में बहुत इजी है। इसको ईजिली स्टोर कीपर ऑपरेट कर सकता है। इसको समझने में कोई भी परेशानी नहीं होती। नंबर 2 इज़ लॉजिकल। ये मेथड लॉजिकल भी है क्योंकि नॉर्मल प्रैक्टिस में पहले जो आइटम आता है उसे हम पहले ही इशू करते हैं, जिससे हमारी ऑब्सोलिसेंस और डिटोरेशन कॉस्ट भी कम हो जाती है। नंबर 3 इज़ यूजफुल इन केस ऑफ फॉलिंग प्राइसेस। इस मेथड से जो मटेरियल हमारे पास एंड में बच जाता है, क्लोजिंग बैलेंस मटेरियल के फॉर्म में जो बचता है वो मटेरियल की मार्केट प्राइस के बराबर ही होता है। एंड नंबर 4, इशू एट परचेज प्राइस। इस मेथड में मटेरियल ऑलवेज परचेज प्राइस पर ही इशू होता है। ये मेथड उस समय यूज़फुल होता है जब मटेरियल के प्राइसेस बहुत कम हो रहे हों। उस सिचुएशन में हमारा फीफो मेथड बेस्ट टेक्निक होती है। डिसएडवांटेज, डिफ़िकल्ट इन स्टोरेज। डिफरेंट प्राइसेस और डिफरेंट डेट्स पर परचेज मटेरियल को सेपरेटली स्टोर में स्टोर करना एक डिफ़िकल्ट टास्क है, क्योंकि अगर प्रॉपर रेट और डेट के अकॉर्डिंगली स्टोर नहीं होगा तो स्टोर कीपर इस मेथड से मटेरियल इशू नहीं कर पाएगा। तो स्टोर कीपर को बहुत ध्यान से अलग अलग मटेरियल को अलग अलग डेट पर परचेज हुआ हो, अलग अलग रेट से उसको स्टोर करना होता है, जो कि एक डिफ़िकल्ट टास्क है। सेकेंड इज़ नॉट सुटेबल व्हेन प्राइसेस राइज। नॉट सुटेबल व्हेन प्राइसेस राइज। यदि मार्केट में रेट्स इंक्रीज हो रहे हों तो उस समय इस मेथड से मटेरियल को इशू करना उचित नहीं होता है। यदि मटेरियल ओल्ड प्राइस पर इशू हो जाए तो प्रोडक्शन कॉस्ट मार्केट प्राइस के इक्वल भी नहीं होगी। ये भी इसकी एक डिसएडवांटेज है कि यदि मटेरियल ओल्ड प्राइस पर इशू हो जाए तो प्रोडक्शन कॉस्ट मार्केट प्राइस के इक्वल नहीं होगी। कभी कभी एक ही डेट पर डिफरेंट प्राइस से स्टॉक को परचेज किया जाता है, जिसका रिकॉर्ड करना भी स्टोर कीपर के लिए डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो उस सिचुएशन में भी फीफो मेथड से मटेरियल को इशू करना एक डिफरेंट टास्क है। फर्स्ट प्रॉब्लम रिलेटेड टू फीफो। फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ मटेरियल इशूड बाय फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड। आपके पास 1 जनवरी में रिसिप्ट है 500 यूनिट्स की 10 रुपये से। 5 जनवरी को 200 यूनिट्स इशू करनी है। 12 जनवरी को 300 यूनिट्स आपने 12 रुपये से रिसीव करी। 15 जनवरी को आपने 400 यूनिट्स इशू करी। 20 जनवरी को आपने 600 यूनिट्स रिसीव करी 11 रुपये से, और 22 जनवरी को आपने 500 यूनिट्स इशू कर दी। नाउ सी, सबसे पहले स्टोर लेजर अकाउंट को हम परफॉर्मा बनाएंगे। परफॉर्मे में हमने अकाउंट को 4 पार्ट्स में डिवाइड करना है: डेट, रिसीप्ट, इशू एंड बैलेंस, जिसमें रिसीप्ट और इशू को अगेन 4 कॉलम्स में और बैलेंस को 3 कॉलम्स में डिवाइड करेंगे। नाउ 1 जनवरी को सबसे पहला हमारा ट्रांजैक्शन हुआ है, जिसमें स्टोर ने 500 यूनिट्स को रिसीव करा। तो हम रिसीप्ट में शो करेंगे 500 क्वांटिटी रिसीव हुई हैं 10 रुपये के रेट से टोटल 5000 रुपये की, और उस डेट में कुछ भी इशू नहीं हुआ तो डे के एंड में बैलेंस बच गया 500 यूनिट्स 10 रुपये से 5000 रुपये। नाउ 5 जनवरी में उसने इशू करा है, रिसीप्ट नहीं करा। कितनी यूनिट्स इशू करी? 200 यूनिट्स 10 रुपये से 2000 की। तो एंड ऑफ द डे उसके पास बैलेंस बच गया 300 यूनिट्स 10 रुपये से 3000 रुपये की। नाउ 12 जनवरी उसने कितनी यूनिट्स रिसीव करी? 300 यूनिट्स रिसीव करी 12 रुपये से, अमाउंट 3600। लेकिन उसने 12 तारीख को कोई भी यूनिट इशू नहीं करी है, तो इस दिन उसके पास बैलेंस कितना बचा? एक तो उसके पास पुराना बैलेंस था 300 यूनिट्स का 10 रुपये से 3000 रुपये, और एक उसने 12 तारीख को 300 यूनिट्स परचेज करी हैं 12 रुपये से 3600 की। तो 12 तारीख की एंड ऑफ द डे उसके पास बैलेंस बचा 300 यूनिट्स 10 रुपये से और 300 यूनिट्स 12 रुपये से। नाउ 15 जनवरी उसने 300 यूनिट्स इशू करी हैं। कितने रुपये से? 10 रुपये से इशू करेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर उसे फीफो मेथड अप्लाई करना है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। जो पहले आया उसे पहले भेजना है।
तो पहला उसके पास कौन से रेट का था, 10 रुपये वाले रेट का स्टॉक पड़ा हुआ था। तो 10 रुपये के स्टॉक से वो 300 यूनिट्स को इशू कर देगा। कितने रुपए की, 3000 रुपये की। और उसके पास टोटल उसने कितनी इशू करनी थी, 400 यूनिट्स को इशू करना था। तो 300 यूनिट्स को उसने 10 रुपये से इशू कर दिया। बाकी की 100 यूनिट्स को वो कहाँ से इशू करेगा, 12 रुपये से इशू करेगा। तो 100 यूनिट्स वो 12 रुपये से इशू करता है, 1200 रुपये की। अब उसके पास एंड ऑफ द डे कितना बैलेंस बच गया, उसने 300 यूनिट्स 10 रुपये वाली जो थी वो भी इशू कर दी और 100 यूनिट 12 रुपये वाली इशू कर दी। तो उसके पास 200 यूनिट्स बच गई 12 रुपये से। नाउ 20 जनवरी उसने 600 यूनिट्स रिसीव करी हैं। कितने रुपए से, 11 रुपये से। और 20 जनवरी को कुछ भी इशू नहीं हुआ। तो उसके पास बैलेंस कितना बचेगा, 200 यूनिट्स उसके पास पुरानी थी 12 रुपये वाली 2400 रुपये की, और 600 यूनिट्स उसके पास नई आ गई 11 रुपये से। इसका मतलब 6600। तो 20 तारीख की एंड ऑफ द डे उसके पास 2 रेट्स की यूनिट्स अवेलेबल हैं, 12 रुपये वाली 200 यूनिट्स और 11 रुपये वाली 600 यूनिट्स। नाउ 22 जनवरी उसको इशू करनी है 500 यूनिट्स। तो 500 यूनिट्स को इशू करने के लिए वो चेक करेगा स्टोर में उसके पास किस रेट्स का मटेरियल अवेलेबल है। उसके पास 12 रुपये के रेट की 200 यूनिट्स अवेलेबल थी। तो सबसे पहले वो इसे इशू करेगा। अभी उसे 300 यूनिट्स और इशू करनी है। तो 500 में से 200 वो इशू कर चुका, 300 यूनिट्स वो किस में से इशू करेगा, 11 रुपये की रेट वाली इशू करेगा। इट मीन्स 300 यूनिट्स 11 रुपये से इशू करने पर उसकी टोटल यूनिट्स 500 इशू हो गई और उसके पास बैलेंस कितना बच गया, 300 यूनिट्स का बैलेंस बच गया 11 रुपये के हिसाब से 3300 रुपये का। राइट। तो दिस मेथड इज़ वेरी सिंपल। रियल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इज ईजली ascertained एंड क्लोजिंग स्टॉक इज वैल्यूड एट मार्केट प्राइस अप्रॉक्सीमेटली। ज़्यादातर मार्केट प्राइस के बराबर ही हमारे क्लोजिंग स्टॉक बचता है, इसलिए उसमें कोई भी चेंजेस होने की आशा नहीं होती। नाउ नेक्स्ट इज FIFO. Sorry, this is FIFO. Next is LIFO, last in first out. The material purchased in the last are issued first on the cost price. जो मटेरियल हमारे पास लास्ट में आया है लेकिन वो पहले कॉस्ट प्राइस पर इशू हो जाए, उसे हम LIFO मेथड कहते हैं। जब तक हमारा पूरा मटेरियल एग्जॉस्ट नहीं हो जाता, जो बाद में आया है, जब तक वो पूरा मटेरियल एग्जॉस्ट नहीं हो जाता तब तक हम पहले वाले मटेरियल को इशू नहीं करते। इस मेथड के भी अपने कुछ एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस होती हैं। सबसे पहले एडवांटेजेस, ये मेथड मेंटेन करना किसी भी फर्म के लिए, किसी भी मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न के लिए इजी होता है। जैसे हमारा FIFO इजी है वैसे ही हमारा LIFO भी इजी है। इशू प्राइस नियर टू मार्केट प्राइस, इस मेथड में इशू प्राइस ऑलमोस्ट मार्केट प्राइस के इक्वल होती है, इसलिए हम प्रोडक्ट की कॉस्ट प्राइस को ईजिली जान लेते हैं। थर्ड इज सुटेबल इफ प्राइसेस आर इंक्रीजिंग। इस मेथड में मटेरियल ऑलवेज परचेज प्राइस पर इशू होता है, इसलिए हम कॉस्ट को ईजिली डिटरमाइन कर लेते हैं और नॉर्मली इसमें कोई भी प्रॉफिट और लॉस नहीं होता। नहीं होता। ये मेथड हमारा उस समय सुटेबल होता है जब हमारी प्राइसेस बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो रही हों। जब हमारी प्राइसेस मटेरियल की बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो रही हों, उस सिचुएशन में हमें LIFO मेथड ही अप्लाई करना चाहिए। एंड डिसएडवांटेजेस हमारी क्या क्या है? हमारी सबसे पहले डिसएडवांटेजेस है वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। हमारा स्टॉक ऑफ मटेरियल इन हैंड इज़ वैल्यूड एट ओल्ड प्राइस। हम क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन किस पर करते हैं? ओल्ड प्राइस पर करते हैं। तो मटेरियल इशूड वंस इज वैल्यूड समटाइम्स पार्टली एट वन प्राइस एंड रिमेनिंग एट सम अदर प्राइस इन दिस मेथड ऑल्सो। हमारा मटेरियल कई बार कुछ परसेंटेज
पुरानी प्राइस पर और कुछ परसेंटेज नई प्राइस पर होता है, जिसमें हमें वैल्यूएशन करने में प्रॉब्लम होती है। लेस प्रैक्टिकल, लास्ट इन फर्स्ट आउट मेथड हमारा प्रैक्टिकल कम है। नॉर्मली कंसर्न्स इस तरीके के मेथड को कम ही अडॉप्ट करती हैं कि जो मटेरियल हमारे पास लास्ट में आया है हम उसको पहले इशू करें। नॉर्मली जो मटेरियल पहले आता है कंसर्न्स उसी को पहले इशू करती है। एंड प्रॉब्लम ऑफ स्टोरिंग, हमको ऐसे स्टॉक को स्टोर करने में भी प्रॉब्लम होती है कि हमारे पास बाद में आया हुआ स्टॉक तो पहले इशू हो जाए और पहला वाला स्टॉक हम निकालें ही ना, उसको स्टोर में एज इट इज़ ही पड़े रहने दें। तो कई बार स्टॉक हमारा ख़राब हो जाता है, स्पॉइल हो जाता है, थेफ्ट हो जाता है। पुराने स्टॉक को, पुराने मटेरियल को हम चेक ही नहीं कर पाते। तो ऐसे सिचुएशन में हमारा लास्ट इन फर्स्ट आउट मेथड सुटेबल नहीं होता। नाउ सी वन प्रॉब्लम। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ मटेरियल इशूड अंडर लिफो मेथड। हम किस तरीके से लिफो मेथड को अप्लाई करेंगे किसी मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न में, उसके लिए हम एक एग्जांपल देख रहे हैं जिसमें 1 जनवरी को 300 किलोग्राम 120 रुपये पर केजी के हिसाब से हमने रिसीव करा है। 5 जनवरी को हमने 200 किलोग्राम इशू करा। 10 जनवरी को हमने 500 किलोग्राम 110 रुपये पर केजी से रिसीव करा। 12 जनवरी को हमने 200 किलोग्राम इशू करा और 18 जनवरी को फिर से 400 किलोग्राम रिसीव करके 140 रुपये पर केजी पे रिसीव किया और 20 जनवरी को हमने उसे इशू कर दिया। नाउ अगेन मेंटेन द स्टोर लेजर अकाउंट। उसी तरीके से हम इसके 4 कॉलम करेंगे और 4 कॉलम को फिर से हम सब डिवाइड करेंगे, रिसीप्ट कॉलम को, इशू कॉलम को और बैलेंस को, और 1 बाय 1 एंट्रीज करेंगे। सबसे पहला ट्रांजैक्शन हमारा 1 जनवरी को हुआ है जिसमें हमने 300 किलोग्राम मटेरियल की रिसीव करी हैं 120 रुपये पर केजी से। उस दिन में हमने कोई भी इशू नहीं करा तो बैलेंस हमारे पास 300 किलोग्राम का ही बच गया 120 रुपये से 36,000 रुपये। नाउ 5 जनवरी को हमने 200 किलोग्राम मटेरियल इशू करा तो हमारे स्टोर में अभी 120 रेट का ही मटेरियल अवेलेबल है। हम उसी रेट पर 200 किलोग्राम मटेरियल इशू कर देंगे और हमारे पास 100 किलोग्राम मटेरियल की बच जाएगी 120 रुपये से, दैट मीन्स 12,000 रुपीज़। नाउ 10 जनवरी हमने 10 जनवरी को 500 किलोग्राम क्वांटिटी की रिसीव करी हैं जो 110 रुपये पर केजी के रेट से था और 55,000 रुपये का स्टॉक हमारे स्टोर में आया, लेकिन हमने इशू कुछ नहीं किया। इट मीन्स हमारे पास बैलेंस कितना होना चाहिए, 100 किलोग्राम पुराना 120 से जो ऑलरेडी हमारे स्टोर में अवेलेबल है और 500 किलोग्राम जो हमने 10 तारीख को परचेज़ करा 110 रुपये से। तो टोटल हमारे स्टोर में 120 रुपये रेट से 100 किलोग्राम और 110 रुपये के रेट से 500 किलोग्राम की क्वांटिटी अवेलेबल है। नाउ 12 जनवरी हमने 12 जनवरी को 300 किलोग्राम मटेरियल इशू करना है और इशू करने के लिए हमें कौन सा मेथड बताया गया है, लिफो मेथड। दैट मीन्स जो लास्ट आया था वो पहले जाएगा। तो बाद में हमारे पास कौन सा मटेरियल आया, 110 रुपये वाला, जिसकी 500 यूनिट्स हमारे स्टोर में अवेलेबल है। तो हम इस 500 यूनिट्स में से 300 यूनिट्स को इशू कर देंगे और एट लास्ट बताएंगे हमारे स्टोर में कितना मटेरियल बचा। तो वो मटेरियल जो हमारे पास पुराना ऑलरेडी था 100 यूनिट्स 100 किलोग्राम 120 रुपये से, वो एज इट इज़ रहेगा और 500 में से 300 यूनिट चली गई तो 200 किलोग्राम अभी भी हमारे स्टोर में अवेलेबल है 110 रुपये से। तो टोटल बैलेंस कितना बच गया, 100 किलोग्राम 120 वाला 12,000 रुपये का और 200 किलोग्राम 110 रुपये के रेट से 22,000 रुपये का। नाउ 18 जनवरी को हमने 400 किलोग्राम रिसीव करा 140 रुपये के रेट से। टोटल हमारे पास कितने रेट का आ गया, 56,000 रुपये का मटेरियल आ गया। एंड ऑफ द डे हमारे पास बैलेंस कितना हुआ, 2 रेट्स का मटेरियल ऑलरेडी हमारे स्टोर में अवेलेबल था, 100 किलोग्राम 120 रुपये से, 200 किलोग्राम 110 रुपये से और नया मटेरियल 400 किलोग्राम आया जिसका रेट 140 रुपये था। तो 18 तारीख की डे के एंड में हमारे पास 3 रेट्स का मटेरियल हो गया, 120 रुपये वाला 100 किलोग्राम, 110 रुपये वाला 200 किलोग्राम और 140 रुपये वाला 400 किलोग्राम। नाउ 20 जनवरी हमको 400 किलोग्राम मटेरियल इशू करना है
और मेथड कौन सा अप्लाई करना है, LIFO, लास्ट इन फर्स्ट आउट। हम कौन से रेट से इसको इशू कर रहे हैं, हम 400 किलोग्राम्स को जो सबसे बाद में मटेरियल आया 140 रुपये से, हमने 400 किलोग्राम सारे के सारे इशू कर दिए 140 रुपये के रेट से। हमको टोटल 500 किलोग्राम इशू करना था, अभी 100 किलोग्राम हमें और इशू करना है। तो जो मटेरियल हमने इशू कर दिया अब वो स्टोर में ख़त्म हो गया, अब और अवेलेबल नहीं है। अब हम कौन सा मटेरियल इशू कर सकते हैं, अब हम 110 वाला कर सकते हैं, क्योंकि उससे जस्ट पहले हमारे पास 110 रुपये की रेट का मटेरियल आया था और उसकी 200 किलोग्राम हमारे पास स्टोर में बची हुई है। हम उसमें से 100 किलोग्राम 110 रुपये के रेट से इशू कर देंगे 11,000 रुपये का, और एंड ऑफ द डे हमारे पास कितना मटेरियल बच जाएगा स्टोर में, 100 यूनिट 100 किलोग्राम बचेगा 120 रुपये से, और 100 ही किलोग्राम हमारे पास बचेगा 110 रुपये से। तो हमारा LIFO मेथड कैसा हो गया, जिसमें जो मटेरियल बाद में आया था हमने उसे पहले इशू कर लिया, हमने उसे पहले इशू कर दिया। तो दिस मेथड इज़ ऑल्सो सिंपल वन। Issue of material is out of the latest purchases, therefore real cost of production is known and selling price is worked out on the basis of current market price. तो आज हमने LIFO और FIFO दो मेथड्स को सीखा कि किस तरीके से स्टोर लेजर में इसको अप्लाई किया जाता है, किस तरीके से कंसर्न इन दोनों टेक्निक से अपने स्टोर से प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को मटेरियल इशू करती है। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे एवरेज प्राइस मेथड और स्टैंडर्ड प्राइस मेथड। थैंक यू स्टूडेंट्स। चल बेटा आदित्य चौधरी, अब तेरा काम शुरू।